हम लोग अपना पावर बीआई में डैक्स ट्यूटोरियल कर रहे हैं। और ये जो डैक्स होता है, जैसे हमें पता है, नॉट जस्ट पावर बीआई बल्कि एक्सेल में पावर पिवट में भी इस्तेमाल होता है। ये जो डैक्स में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रो कॉन्टेक्स्ट एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक डैक्स के विजुअल्स बनाए थे, कुछ बेसिक डैक्स के मेजर्स यहाँ पे तैयार किए थे। जैसे हम लोगों ने टोटल सेल्स तैयार किया था जिसको सम फंक्शन के थ्रू किया था। टोटल यूनिट सोल्ड भी हम लोगों ने किया था। और इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था अलग अलग टाइप के फॉर्मूला। और फाइनल प्राइस कैलकुलेशन देखा था जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ किया था, जैसे स्टार और माइनस, इस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया था। तो उस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से जो हमें टेबल दिया होता है उसमें हम एक कैलकुलेटेड कॉलम कैसे बना सकते हैं, और एक सिंगल वैल्यू यानी जो कि मेजर होता है पावर बीआई में, तो एक कैलकुलेटेड मेजर कैसे बना सकते हैं। डैक्स को आगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, हम लोग का आज का टॉपिक है कि डैक्स में रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो डैक्स जो होती है उसमें, जो कि प्राइमरली माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई या पावर पिवट में इस्तेमाल होता है, उसमें रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी वजह से हम लोग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मेजर और कैलकुलेशंस बना सकते हैं। अब देखो, रो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है। रो कॉन्टेक्स्ट रिफर टू कॉन्टेक्स्ट विद इन रो ऑफ द टेबल। ओके, व्हेन यू यूज अ रो कॉन्टेक्स्ट, DAX evaluates an expression for each row individually। यानी कि जब हम लोग रो कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं तो डैक्स उस एक्सप्रेशन को हर रो के लिए इंडिविजुअली इवेलुएट करता है। छोटा सा एक उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ कैलकुलेटेड कॉलम बनाया, तो इसमें हमने कहा कि जो सेल प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड है और माइनस डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक डिस्काउंट की एक वैल्यू थी और यहाँ पे हमारे पास सेल्स की एक वैल्यू थी। ठीक है, मगर एक हमारे पास सेल प्राइस भी था। यानी हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सेल प्राइस क्या है और हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कितनी क्वांटिटी सोल्ड है वो भी हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है यूनिट कितनी सोल्ड हुई। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ, तो हमें टोटल प्राइस ऑफ गुड सोल्ड निकला। पर हमने यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी दिया और उस डिस्काउंट को जब हमने माइनस कर दिया तो हमें एक रो का टोटल सेल निकल के आया। और वो हम लोगों ने इस फॉर्मूला के थ्रू निकाला। तो यहाँ फाइनेंशियल टेबल का नाम है, इसको आप समझिए सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड माइनस डिस्काउंट। तो इस तरीके से ये हर रो वाइज कैलकुलेट होगा। ओके, सो दिस कॉन्टेक्ट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। ये कॉन्टेक्ट, रो कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिकली कब क्रिएट होता है? जब आप कैलकुलेटेड कॉलम बनाते, जैसे ईच रो इज इवेलुएटेड इंडिपेंडेंटली। ओके, और वी यूज इटरेटिंग फंक्शंस जैसे सम एक्स, फिल्टर, एवरेज एक्स, एटसेट्रा। तो हम लोग अगर सम जैसे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमने देखा कि मेजर बनती है सिंगल वैल्यू। पर ये जो सम एक्स, एवरेज एक्स, इस टाइप के फंक्शन है जो हम आगे सीखेंगे, तो ये हर रो वाइज अप्लाई होते हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान से देखनी है। तो इसीलिए रो कॉन्टेक्स्ट को समझना बड़ी ज़रूरी है। और इसीलिए जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं और पावर बीआई के रिपोर्ट व्यू में हो, हम मॉडलिंग व्यू में जाके एक न्यू कॉलम बनाते हैं, तो ये जो नया कैलकुलेटेड कॉलम हमारा रेडी होता है, मान लीजिए हमने कह दिया ओवरऑल सेल्स। सो
मान लो हमें सेल्स में कुछ टैक्स अप्लाई करना है या एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करनी है, तो जैसे हमने लिखा ओवरऑल सेल्स, तो हम यहाँ से सेल्स कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, तो ये फाइनेंशियल्स में सेल्स कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, प्लस सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 0.18, ऐसे करके कुछ हम जैसे उस पे 18% टैक्स लगा सकते हैं या जो भी हम देखना चाहें। तो ये जब कैलकुलेट होगा ओवरऑल सेल्स, तो ये क्या होगा, हर रो की सेल्स को देखेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से कमिट कर देते, और यहाँ पे आप देखेंगे जो ओवरऑल सेल्स हुआ ये हर रो पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है इस तरीके से कर सकते हैं। ऑब्वियसली अभी हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं, पर और फार्मूले कई तरीके से लगाए जा सकते हैं, पर ये हमें समझना ज़रूरी है कि ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये रो कॉन्टेक्ट है, जैसे ये ओवरऑल सेल्स है, राइट। तो अभी हम इसको फिलहाल मॉडल से हटा देते हैं क्योंकि इसकी नीड नहीं है। तो ये रो कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, उसी तरीके से इसका एग्जांपल जैसे इन्होंने जो हमने किया कि क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे हमें टोटल सेल्स पता लग जाएगी, और अगर डिस्काउंट है तो यहाँ माइनस कर दो तो डिस्काउंट पता लग जाएगा। Here the row context ensures that for each row the quantity and unit price from that specific row are used, यानी उसी रो में से ही इस्तेमाल हो, ये नहीं कि इधर उधर से हो। देन दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, और ये रिफर करता है सेट ऑफ फिल्टर अप्लाइड टू डेटा व्हेन अ डेक्स एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड। यानी फिल्टर का मतलब हो गया कि हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो डेटा पे जब फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि उस सेट ऑफ फिल्टर्स पे ये इससे रिलेटेड है जो अप्लाई होता है डेटा पे जब डेक्स एक्सप्रेशन इवेलुएट होते हैं। अब ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कब कब क्रिएट होता है, जब एक्सप्लिसिट फिल्टर्स आर अप्लाइड इन द रिपोर्ट, जैसे स्लाइसर, पेज फिल्टर एटसेट्रा। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। जैसे ये हमारा रिपोर्ट व्यू है, हमने कहा कि टोटल 700 ऑर्डर आए, जिसमें 1.13 मिलियन टोटल यूनिट बिकी और 118.73 टोटल सेल्स हुई। अब अगर हम अपनी एप्लीकेशन में एक फ़िल्टर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम एक स्लाइसर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आए, हमने एक स्लाइसर ऐड कर दिया। ये स्लाइसर जो होता है ये फ़िल्टर का काम करता है। तो इस स्लाइसर में हम किसी फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे हम एज अ फिल्टर यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ये प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे तो कई सेगमेंट को बेचे जा रहे थे, जैसे चैनल पार्टनर को, एंटरप्राइज को, गवर्नमेंट को, मिड मार्केट को, स्मॉल बिजनेस को। तो इस फिल्टर में हम मान लीजिए सेगमेंट को यूज़ कर लेते हैं। तो जब हमने सेगमेंट को यूज़ किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चेक बॉक्सेस आ गए इस टाइप से। चेक बॉक्सेस का मतलब है अब अगर मान लो मैं गवर्नमेंट को चूज करता हूँ, तो आप देखेंगे जो वैल्यू है वो फिल्टर्ड हो गई। ओके, इसको चूज करता हूँ, वैल्यू फिल्टर्ड हो गई। मिड मार्केट के केवल 100 ऑर्डर आए हैं, स्मॉल बिजनेस के भी 100 ऑर्डर, एंटरप्राइज के सब सब दिख रहा है, गवर्नमेंट के 300 ऑर्डर आए। ठीक है, ऐसा। ये हमारा स्लाइसर बेस्ड फिल्टर है। इस स्लाइसर की हम लोग सेटिंग में जा सकते हैं और इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्लाइसर बना सकते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। स्लाइसर को स्टाइल आप कैसे भी करें, बट ये स्लाइसर फिल्टर का काम कर रहा है। तो हम जैसे अभी एक वर्टिकल लिस्ट दे देते हैं, ये एक तरीका होगा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के लिए। नाउ यहाँ पे हमारे पास ये पेन होते हैं, जैसे ये डेटा पेन है जहाँ पे हमारा सारा डेटा दिख रहा है, ये विजुअलाइजेशन पेन है। नाउ पावर बीआई में आप और कहाँ पे फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, जैसे ये फिल्टर पेन होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो तरीके के फिल्टर हैं,
एक जो हम सिर्फ इस पेज पे लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने अपनी रिपोर्ट में दूसरा पेज बनाया, मान लीजिए ये हमारे केपीआईज हैं, इन्हें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बोल रहे हैं कि हमारी सेल्स कैसी हुई, यूनिट कितनी बिकी, काउंट ऑफ ऑर्डर क्या है, इनको केपीआईज बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ओके, ये सिंगल नंबर्स होते हैं ज़्यादातर के। और यहाँ पे पेज 2 आया, पेज 2 में मान लीजिए हम लोग कुछ विजुअल्स बनाएंगे, लाइक ग्राफिकल रिपोर्ट यहाँ पे कुछ तैयार करेंगे। तो इस ग्राफिकल रिपोर्ट में मान लीजिए मैंने एक पाई चार्ट लिया, मैं ज़्यादा बड़ा इसको रिपोर्ट को नहीं करूँगा, एक पाई चार्ट लिया और एक डोनट चार्ट लिया, ठीक है, साइड बाय साइड रखा है इनको। तो इन पाई चार्ट और डोनट चार्ट में हमने क्या किया, यहाँ से सीधा सीधा हमने सेगमेंट को ले लिया, ठीक है। तो जो भी कैटेगोरिकल डेटा होता है, जैसे सेगमेंट अभी हमने देखा कि चैनल पार्टनर, एंटरप्राइज, गवर्नमेंट, ये सब है। तो जो भी कैटेगोरिकल डेटा होता है, उस कैटेगोरिकल डेटा को हमेशा पाई या डोनट में दिखाया जा सकता है। तो जैसे हमने किया, तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेगमेंट को यहाँ ले आएंगे, तो ये अपने आप कलर बन जाएगा। लेजेंड का मतलब होता है ये जो साइड में इस तरीके के ग्राफ्स के अंदर नोटिफिकेशन आते हैं या इंडिकेशंस आते हैं ना, ये लेजेंड है कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको बताने की चीज़ लेजेंड है। अब ये कह रहा है वैल्यू क्या देखना चाहते हो आप, तो हम लोगों ने हर रो को एक इंडेक्स दिया था, तो हम काउंट ऑफ इंडेक्स देखेंगे। तो सम ऑफ इंडेक्स की जगह पे हम काउंट देखते हैं। तो ये काउंट ऑफ इंडेक्स का मतलब हो जाएगा कि काउंट ऑफ वैल्यूज हर हर उसमें जो जो आ रही है, काउंट ऑफ रोज है बेसिकली। तो हर सेगमेंट का एक डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास डेटा में कंट्री वाइज देखें तो कई कंट्री का डेटा है। तो जो डोनट चार्ट है इसमें लेजेंड हम लोग कंट्री को चूज करेंगे, तो यहाँ से हमने कंट्री को एज अ लेजेंड चूज किया। और वैल्यू में अगेन हम कुछ भी देख सकते हैं, जैसे यूनिट सोल्ड मान लीजिए, तो हमें यूनिट सोल्ड दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ यूनिट सोल्ड रहेगा क्योंकि ये डेटा में दिया हुआ है कि जर्मनी में 1513 यूनिट बिकी, दूसरे ऑर्डर में जर्मनी में 1006 बिकी। तो अब जर्मनी में टोटल कितनी बिकी, 1513 प्लस 1006, ठीक है, तो वो सम होएगा। तो ये भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा कौन सा कब यूज करना है, लाइक कौन सा मेजर कब यूज करना है, ठीक है। और ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये हमने बना दिया। अब लेकिन हम यहाँ पे फिल्टर भी ला सकते हैं। मान लो हम प्रोडक्ट को फिल्टर ले आते हैं, तो अगर हम इस प्रोडक्ट को फिल्टर लाते हैं, फिल्टर ऑन दिस पेज, ओके, तो क्या होगा, अगर मान लो मैं ये पैसियो और वेलो को देखना चाहता हूँ, तो ये उसी का डेटा आ रहा है, पर यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे उस फिल्टर को नहीं लाया गया है। ओके, तो दिस इज फिल्टर ऑन दिस पेज। टोटल कितने पेज हैं, 2 पेज हैं। केवल एक पेज पे हमने फिल्टर को अप्लाई किया, दूसरे पेज पे नहीं किया। तो हम यहाँ पे चाहे जितने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें, ओके, मान लो हम यहाँ पे केवल 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू 700 ही रहेगी। पर अगर इसी फिल्टर को हमने यहाँ से उठा के फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पे ड्रैग कर दिया ना, इसको बंद कर देते हैं, और प्रोडक्ट फिल्टर को हम मान लीजिए फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पे ले आते हैं, और अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ तो बदलेगा ही, यहाँ पे भी बदल रहा है बिकॉज वही सेम फिल्टर देखो यहाँ भी चला आया। ये बात समझ में आ रही है जो लोग क्लास में ज्वाइन है, कि फिल्टर को आप आइदर ऑन ओनली वन पेज या ऑन ऑल पेजेस अप्लाई कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? हाँ सर। हाँ, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने सीखा फिल्टर को अप्लाई करना फिल्टर पेन में, ठीक है, जिसे हम एक्सपैंड और कोलैप्स कर सकते हैं।
अगर हमें रिपोर्ट को और ज़्यादा अच्छी तरीके से देखना है तो हम इस तरीके से सब कोलैप्स कर सकते हैं, और फिर जब अपना वर्क करना है तो सबको एक्सपेंड करके वर्क कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा। तो यही दो चीज़ें हमारी थी कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में एक तो तब जब हम एक्सप्लिसिट फिल्टर अप्लाई करते हैं रिपोर्ट में, जैसे स्लाइसर के थ्रू, अभी हमने दिखाया स्लाइसर के थ्रू फिल्टर अप्लाई करना, ये स्लाइसर है। और अभी हमने दिखाया कि कैलकुलेटेड दूसरा पेज फिल्टर के थ्रू, ठीक है। पेज फिल्टर के थ्रू जब हमने लगाया तो पेज फिल्टर में आपने देखा कि ये पेज वाइज फिल्टर अप्लाई किया हमने, जो सभी पेजों पे फिल्टर को अप्लाई कर दे रहा है। हमने उधर कुछ किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो अब पैसियो और मॉन्टेना नाम के प्रोडक्ट के ही लिए हो रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया। दूसरा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर दैट इनहेरेंटली अप्लाई फिल्टर्स यूज होते हैं। कई कैलकुलेटेड कॉलम हम जो बनाते हैं या मेजर बनाते हैं उसमें अब फिल्टर अपने आप ही अप्लाई हो जाते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। तो कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर के थ्रू भी जो है ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट अप्लाई होता है। और आगे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलकुलेट फंक्शन, जिस विच कैन मॉडिफाई द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो कैलकुलेट फंक्शन भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकता है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कंबाइंस ऑल फिल्टर्स दैट आर अप्लाइड थ्रू वेरियस मीन्स। तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो सभी तरह के फिल्टर्स को अप्लाई करता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो अप्लाई किए गए हो, चाहे वो यूजर सिलेक्शन इन अ रिपोर्ट हो टू डिटरमाइन व्हाट डेटा इज विजिबल एंड देयरफॉर व्हाट डेटा इज यूज्ड इन कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ने देखा, अगर मान लो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये भी फिल्टर हो गया, ठीक है। तो जो भी डेटा दिख रहा है विजुअल है वो सब फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है। सपोज यू हैव अ मेजर दैट कैलकुलेट्स द टोटल सेल्स। मान लो एक मेजर है जिसकी वजह से हमें टोटल सेल निकल के आ रही है। व्हेन यू ऐड दिस मेजर टू रिपोर्ट विद अ स्लाइसर फॉर ईयर, द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट चेंजेस बेस्ड ऑन द ईयर सेलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2014 सेलेक्ट है स्लाइसर में तो फिल्टर कॉन्टेक्ट इंश्योर दैट ओनली सेल्स फ्रॉम द ईयर 2019 आर कंसिडर। तो मैं दिखाता हूँ क्या मतलब हुआ इसका। मान लीजिए मैंने एक मेजर, एक क्या हम लोग ने यहाँ पे कई मेजर बनाए, ठीक है। अभी मैं इसको फिल्टर को क्लियर कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं सभी सेगमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आई विल सेलेक्ट ऑल सेगमेंट, ओके। अब मान लीजिए मैंने जो भी मेजर बनाया है, जब मैं जो है ये टोटल सेल्स जो हमारा मेजर है, मान लीजिए मैंने ईयर को स्लाइसर नाम के फिल्टर में लिया, तो स्लाइसर एक और बनाया हमने, और इसमें हम जो डेट ऑफ ऑर्डर है उस डेट ऑफ ऑर्डर में से ईयर को फिल्टर में ले आते हैं। तो ईयर हमारे पास है 2013, 14 ऐसे ईयर हैं, ठीक है। ये देखिए अभी सिर्फ 2013 है, अब 2013 और 14 है, और अभी सिर्फ 2014 है। हम इस फिल्टर की विजुअलाइजेशन में जाके बिटवीन की जगह हम टाइल भी ले सकते हैं। टाइल में क्योंकि दो ही ईयर है, ये वाला बटन दबाओ 2013 आएगा, ये वाला बटन सेलेक्ट करो 2014 आएगा, ऐसा। तो ये देख रहे हैं कि जो हम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं ईयर का फिल्टर, ये ईयर का फिल्टर है। हमने अभी 2013 सेलेक्ट किया तो केवल 2013 का ही मेजर बन जा रहा है। सो ये क्या हो रहा है, when you add this measure to support with a slicer for year, the filter context changes based on the year selected। filter context उसी के यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा। फिर है कैलकुलेट एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट फंक्शन एक पावरफुल टूल है क्योंकि
ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट विद इन अ मेजर को मॉडिफाई कर सकता है। जैसे हमने अगर लिखा सेल्स 2020, मान लो कि हमें निकालनी है सेल्स 2020 के लिए, ठीक है। तो इसको जरा कॉपी करते हैं और यहाँ कैलकुलेट फंक्शन को भी समझ रहे हैं, ये सब बंद कर देते हैं एंड कनेक्शन क्या, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हम लोगों ने कैलकुलेट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये कैलकुलेट फंक्शन के अंदर जो है हमारा पहला पैरामीटर जो है वो है सम ऑफ सेल्स, ये ऐसे, ये पहला फंक्शन पहला पैरामीटर है। और दूसरा पैरामीटर है हमारा फिल्टर, कि हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी एक चीज का सम कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे सम ऑफ टोटल सेल्स, ओके, जहां सेल्स ईयर जो है वो 2020 है। तो ये क्या करेगा, ये मॉडिफाई कर देगा। अभी हम पहले इसको क्रिएट करते हैं। हमारे पास जो ईयर है वो 2014 है और हमारा जो टोटल सेल्स की वैल्यू है वो आ रही है यहाँ पे। तो जैसे मान लो हम सेल्स प्राइस की बात करते हैं, तो हम टोटल जो है सेल्स का टोटल करेंगे। तो मॉडलिंग में जाएंगे, न्यू मेजर बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे सेल्स 2014, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट सम ऑफ टोटल सेल्स। अब हमारे पास जो टेबल का नाम है वो है फाइनेंशियल्स, तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल्स लिखेंगे और टोटल सेल्स की जगह हमारे पास जो कॉलम है वो है सेल्स, ओके। और सेल्स की जगह फाइनेंशियल लिखेंगे और फाइनेंशियल का ईयर हम लिख देंगे 2020 की जगह 2014। अगर मान लीजिए ऐसे मैंने लिखा, मैं फिर से दिखाता हूँ इसको। सो ये हमारा होगा सेल्स 2014। देख रहे हो कैलकुलेट का यूज। तो अगर आपसे किसी ने आपको एक टास्क दे दिया कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर की सेल्स निकाल के दिखाओ, टोटल सेल्स, तो हम इस तरीके से निकाल देंगे। अगर किसी ने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर की एवरेज सेल्स निकाल के दिखाओ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एवरेज, ओके। सो इस तरीके से होगा। सो आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला बदलना है और ये सब अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास एक नया यहाँ पे मेजर बन जाएगा सेल्स 2014। इस सेल्स 2014 को जब हम यहाँ लेके आएंगे तो हम लोग एक काम करते हैं, हम इन्हीं KPIs का एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स 2014 को यहाँ से ये हटा देते हैं और जो नया मेजर बना है वो, अभी जैसे ये हमारे लिए ब्लैंक आ रहा है, जब हम 2014 सेलेक्ट करेंगे तभी आ रहा है, ठीक है। ये सेलेक्ट करेंगे नहीं आ रहा है, हटा देंगे तो सिर्फ 2014 की सेल्स दिखा रहा है, ठीक है। एंटरप्राइज सेलेक्ट किया उसके हिसाब से। तो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि द कैलकुलेट फंक्शन इज अ पावरफुल, इट अलाउज यू टू मॉडिफाई ए फिल्टर कॉन्टेक्ट विद इन अ मेजर, ठीक है। Here the calculate changes the filter context to include only rows where year is 2020। जो हमने एग्जाम्पल किया, where calculate function changes the filter context to include rows where year is 2014। तो आपने देखा कि अगर हम 2013 सेलेक्ट कर लेते तो ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि 2013 में उसको 2014 की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो यही फिल्टर कॉन्टेक्ट की बात हो रही है कि ये जैसे बाकी सब चेंज हो रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट, बाकी सब 2014 के हिसाब से भी दिखा रहे हैं, 2013 के हिसाब से, पर ये 2013 में ब्लैंक हो जा रहा है क्योंकि हमने फॉर्मूला इस तरीके से लिखा है। नॉट दिस, नॉट दिस, ये सब बंद कर देते हैं। ये हमें फॉर्मूला इस तरीके से लिखा है। तो ये कैलकुलेट जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोगों को सिंगल वैल्यूज या जो भी वैल्यू हमें निकालनी है वो कैलकुलेट करने की मदद करता है बेस्ड ऑन कंडीशन। हमने यहाँ एक कंडीशन लगाई
और उस कंडीशन के बेसिस पे क्या कैलकुलेट करना है वो लिखा। तो ये कैलकुलेट है। सो डैक्स में क्या होता है, अगर मान लो मैं मॉडलिंग में गया, न्यू मेजर पे गया, मान लो मुझे मेजर निकालना है, ठीक है। सो मैं फिर से मेजर को डिलीट कर देता हूँ। एक सिंपल एक केस और बता रहा हूँ जो हेल्प करेगा, ठीक है। कोई मेजर बना नहीं, तो मैं मॉडलिंग में गया, यहाँ से न्यू कॉलम या न्यू टेबल कुछ हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मॉडलिंग में गया, न्यू टेबल बनाया, एक एग्जाम्पल। तो हमने कहा कि टेस्ट टेबल, देखते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा, देख रहे हो, कैलकुलेट टेबल लिख के आने लगा जब मैं टेबल में हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेट नहीं आया, कैलकुलेट टेबल लिख के आने लगा। और कैलकुलेट टेबल में लिख के आने लगा कि कौन सी टेबल लेना चाहते हो और उसमें क्या फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो। तो मान लो मैंने कहा भैया मेरे पास फाइनेंशियल टेबल है, वही लेना चाहते हैं। अब कह रहे उसमें क्या फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो। तो मान लो मैंने कहा कि कंट्री इक्वल टू जर्मनी, एक ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हमने ट्राई किया और इसको हम डबल कोट में लिख देते हैं जर्मनी। तो हमने क्या कहा, क्योंकि हमने कैलकुलेटेड टेबल बनाया, इस बार कैलकुलेटेड कॉलम नहीं बनाया, ना कैलकुलेटेड मेजर बनाया। तो कैलकुलेट की जगह कैलकुलेट टेबल बना और बाकी कंसेप्ट वही रहा। लेट्स ट्राई कि ये कुछ बनता है कि नहीं। और अब जब हम टेबल्स में जाएंगे तो हमें दो टेबल दिखाई देंगे, एक टेस्ट टेबल, एक हमारा ओरिजिनल टेबल। और ये जो टेस्ट टेबल है, जो कैलकुलेट टेबल नाम के फंक्शन की मदद से बना है, इसमें देखो सारी कंट्री जर्मनी है, समझ रहे हो। तो इस टेस्ट टेबल का नाम हम लिख नहीं सकते कि टेस्ट टेबल की जगह ऑल जर्मन या ऑल जर्मनी लिखे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने सारी कैलकुलेशन अप्लाई करके एक कैलकुलेटेड टेबल बना ली। यहाँ पे भी एक ये कॉन्टेक्स्ट का यूज है, जैसे कैलकुलेट टेबल। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर हमें एक सिंगल वैल्यू पता करनी थी तो हमने कैलकुलेट का यूज किया, सिंगल वैल्यू। और हमें एक कैलकुलेट, अगर हमें पूरी की पूरी टेबल अप्लाई करनी थी तो फिर हमने कैलकुलेट टेबल बना लिया, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ कि आपका चाहे ये कैलकुलेटेड मेजर बनाना हो, जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की टोटल सेल्स देखना चाहते हो। अगर आप किसी कंट्री की देखना चाहते हो तो कैसे बोल सकते थे, देखो हम लिखते जर्मन सेल्स इज इक्वल टू कैलकुलेट सम ऑफ फाइनेंशियल सेल्स, और यहाँ फाइनेंशियल ईयर की जगह बस ये लिखना होता कि कंट्री जो है वो हो जर्मनी। अब ये याद रखना है कि जो हमारी फिल्टर की स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू हमने पहले भी समझी है, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो वो डबल कोट के अंदर लिखी जाएंगी। और जो नंबर्स हैं जैसे 2014 या कोई फ्लोट वैल्यू, वो सब बिना डबल कोट के लिखी जा सकती है। सो ये हमारे कुछ रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है। और ये है इंटरेक्शन बिटवीन रो कॉन्टेक्स्ट एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। When row context and filter context intersect, thing can get more complex. Okay, ये हम लोग आगे भी समझेंगे। पर जैसे एक एग्जाम्पल है सम एक्स, तो जब हम लोग सम एक्स फंक्शन को पढ़ेंगे ना तब हम इसको समझेंगे। मगर सम एक्स जिन भी फंक्शन में, जैसे अभी हमने देखा ना एक्स आता है, जैसे एवरेज एक्स, सम एक्स, वो सारे फंक्शन जो है आप देखेंगे वो रो वाइज काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगला जब चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर रहेगा कैलकुलेट डैक्स फंक्शन, तो हमने आज पढ़ लिया। डिफरेंस बिटवीन सम एक्स एंड सम फंक्शन जब हम पढ़ेंगे
तो उसमें हम लोग ये पूरा समझेंगे चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद हम ईयर टू डेट, मंथ टू डेट, कुछ डेट रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसमें से हम सेम पीरियड लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर। और सिर्फ सम एक्स और सम नहीं है, इसमें और भी तरह के फंक्शंस। तो अगर हम जैसे डैक्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, तो जैसे यहाँ पे एग्रीगेशन फंक्शंस है, देखो एवरेज के साथ एवरेज ए है, एवरेज एक्स है। काउंट के साथ काउंट ए है, काउंट एक्स है, ठीक है। सम के साथ सम और सम एक्स है। मीन, मीना, मीन एक्स, ऐसे तो सब थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। डेक्स एक लॉन्ग चैप्टर हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। पर धीरे धीरे आपको क्या करते रहना है, जो जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ये फाइनेंशियल सैंपल डेटा सेट पे या सैंपल सुपर स्टोर डेटा सेट पे अप्लाई करते रहना है। ओके। जो स्टूडेंट हमारे साथ हमारी लाइव क्लास में कनेक्टेड हैं, वो उनको तो हम लोग ये सब चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, वो हमें शो भी करें। पर जो लोग यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं इन वीडियोस को, तो आप लोग इन सब चीज़ों को ट्राई करके, अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। और हमारे ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम लोग पूरी की पूरी डैक्स को, एक एक चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ाते रहेंगे, और कई एग्जाम्पल्स के साथ आपके लिए डैक्स और पावर बीआई और डेटा एनालिसिस रिलेटेड ट्यूटोरियल्स लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।